नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। सर, 2 दिन बचे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने में। इस दौरान अटकलों का बाजार गर्म है। कोई टीडीपी और जेडीयू, जो कि एनडीए के पार्टनर हैं, की तरफ से मंत्री पद समेत अन्य दूसरे मांगों की बात कर रहा है, तो वहीं कोई सूत्रों के हवाले से ये कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन तो करेगी, लेकिन नाजायज मांगों के आगे नहीं झुकेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे एक पहले से ज्यादा मजबूत और रिचार्ज्ड अपोजिशन मोदी को आने वाले 5 सालों में चने चबवाने की तैयारी कर रहा है। और इसकी शुरुआत इनफैक्ट आज ही हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार बनने से पहले ही चुनाव नतीजों वाले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट को सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला बताते हुए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि जेपीसी होती है, उसकी मांग कर डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मतगणना वाले दिन यानी कि 4 तारीख को शेयर बाजार में गिरावट से ठीक पहले लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी थी। राहुल गांधी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ये सब एक साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत चुनाव हारते हारते मोदी और उनके मंत्री अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। इस पर हम बात करेंगे बाद में। पहले हम आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सरकार गठन को लेकर के जितनी खींचतान चल रही है और जितनी थ्योरीज चल रही हैं, उस पर सर आपकी एक शुरुआती कमेंट्री लेना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह जो नतीजा आया, ये जाहिर था कि इस तरह की लंबा बार्गेनिंग चलेगी और हार्ड बार्गेनिंग होगी, क्योंकि दोनों जो नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, गठबंधन पॉलिटिक्स और गठबंधन सरकार में काफी अनुभवी है। 96 से लेकर आपने देखा होगा कि गठबंधन की जो सरकार, मिली-जुली सरकार जो आप कहते हैं, पहले 96 से 98 जो सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जिसमें पहले देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री, उसके बाद आई के गुजराल बने। उस समय की तो मतलब जिस तरह की उथल-पुथल होता था, कांग्रेस ने बीच में गौड़ा की सपोर्ट विथड्रॉ कर दी, इसलिए गौड़ा को रिजाइन करके गुजराल को नेता चुना गया। वो पीरियड की ये सारे उस समय सरकार में शामिल थे। इसीलिए कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अनुभवी हैं कि हमारे पास अगर 16 एमपीज़ है या 12 एमपीज़ है, तो हम कैसे बार्गेन करके हमें अच्छे पोर्टफोलियो चाहिए, जो पोर्टफोलियो उस समय में कहा जाता था भाई मलाईदार, तो ये मलाईदार वाला चाहेंगे। और पता नहीं मलाईदार वाला मिर्ची से मलाई निकला पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये बातें उस समय भी थी। गठबंधन पॉलिटिक्स मतलब मलाईदार पोर्टफोलियो किसी तरह मांग के ले लो या डिमांड करते जाओ, प्रधानमंत्री पे प्रेशर डालो। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, दोनों ने जो प्रेशर्स देखे हैं वो हम सब जानते हैं। इसीलिए तो कोएशन पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा एक चिंता इस देश में रही है कि क्या वो सुशासन कर पाएंगे या अलायंस पार्टनर्स को ये करेंगे। लेकिन इस बार क्या है नीरज जी, ये है कि दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन अभी अरिथमेटिक, ये वहां चले भी जाए तो सरकार नहीं इमीडिएटली बन पाएगी। वहां पे तो और भी दावेदार होंगे, वहां फिर मलाईदार कहाँ मिलेगा। तो सब आप कांग्रेस से लेकर सब, डीएमके भी है, ममता सर, भी। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि दोनों ये भी जानते हैं कि अगर दोनों साथ निकले तभी बीजेपी की सरकार गिरेगी। एक के निकलने से बीजेपी की सरकार गिरने वाली भी नहीं है। तो इनका भी एक लिमिटेशन है, प्रेशर करते जाएंगे, लेकिन ये भी जानते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ, जैसे आपने कहा कि तुरंत कुछ नहीं हो। तो मुझे लगता है कि ये एक आध दिन में सेटल हो जाए। कल चंद्रबाबू नायडू फिर दिल्ली वापस आ रहे, तो मुझे लगता है कि एक आध मिनिस्ट्री दे देंगे। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ नीरज जी, जो शेयर करना चाहता हूँ, जो कल भी इसका मैंने इशारा किया था, बीजेपी के नेतृत्व ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो मुख्य पोर्टफोलियोज में से जो पोर्टफोलियोज माने जाते हैं सीसीएस पोर्टफोलियोज, यानी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की जो मेंबर्स बनते, जो मिनिस्टर्स बनते, उनकी पोर्टफोलियोज, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, आपके वित्त मंत्री और विदेश एक्सटर्नल अफेयर, ये 4 मिनिस्ट्री जो है, क्योंकि सरकार बीजेपी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो ये तो इसके अलावा मैं जो सुन रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी, क्योंकि ये एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ चीज है, जैसे
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री में तो आपको आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, आपके रोड स्टील ट्रांसपोर्ट, रोड जी, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, रेलवेज आ शिपिंग, जाएगा, एविएशन, हेवी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज भी बीजेपी कभी शेयर नहीं करेगी। अब बात आती है कौन सी मिनिस्ट्रीज आपके लिए है, फिर सिविल एविएशन है, जो देखिए वाजपेयी के समय में जो मिनिस्ट्रीज टीडीपी हैंडल किए थी, उसमें से सिविल एविएशन एक था, स्टील भी था। तो सिविल एविएशन टीडीपी के मंत्री हैंडल किए, हो सकता है वो वाले इनको ऑफर कर सकते हैं। और कृषि में देखिए दो दावेदार, आप जेडीएस भी दावेदार, क्योंकि जेडीएस जनता दल सेकुलर, क्योंकि कुमारस्वामी भी जीत के आए, तो जी, कृषि कृषि पोर्टफोलियो, रूरल डेवलपमेंट, अब आपकी मैं सुन रहा हूँ कि वाटर रिसोर्सेस की भी बात हो रही है, या कोई मिनिस्ट्रीज पे रीग्रुपिंग ही हो सकता है, रीग्रुप करके या डिपार्टमेंट्स को ये करके, ये भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी का इंटरेस्ट वो रहेगा, नीतीश जी का रेलवेज भी रहेगा, क्योंकि रेल मंत्री पहले जनता, वो स्वयं रेल मंत्री थे वाजपेयी के पीरियड में। तो ये एक आध दिन चलेगा, मुझे लगता है कि 7 तारीख को कल जाके दावा पेश करने की बात है। तो उसके बाद 9 तारीख के तो हम सुन रहे हैं कि अभी तो अनऑफिशियल बताया जा रहा है, जून 9 को शाम को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, यानी मोदी जी शपथ लेंगे संडे को, या संडे। पहले 8 तारीख चल रही थी, अभी 9 सुन रहा हूँ। जी, और चंद्रबाबू स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे जून 12 को, जी, इसमें प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, शामिल होंगे उसमें। जी, 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 तो ये सारे चीजें हैं इसमें। और क्योंकि बार बार यही सवाल आ रहा है, देखिए अपने बल में जो सरकार चलाए 10 साल में, अपनी पार्टी बीजेपी को पहली 30 साल के बाद पूरी मेजोरिटी से गवर्नमेंट हेड किए मोदी जी, जी, और उसके बाद सेकेंड टाइम भी वही हुआ, रिपीट हुआ। 30 साल के बाद एक सरकार को फुल मेजोरिटी से आ रही है, उसके बाद वही सरकार रिपीट हो रही है और ज्यादा मेजोरिटी से, नंबर से। जी, और वैसी सरकार की नेतृत्व किया है मोदी जी ने, और उनके लिए सामने चुनौती है एक मिलीजुली सरकार को भी मैनेज करना। जी, कई लोगों का पहले फर्स्ट रिएक्शन था तो मोदी जी कर नहीं पाएंगे, ना इच्छा भी नहीं होगी करने का, हो सकता है ये और किसी को दे देंगे, लेकिन वैसी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी पब्लिक लाइफ में लंबे रह चुके हैं, उनको भी मालूम है ऐसे पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल कैरियर में इस तरह की करवटें बदलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि नेगोशिएटेड करके कंसेंसस लाने में प्रधानमंत्री कोई कसर छोड़ेंगे। चैलेंज तो रहेगा ही, लेकिन जो बड़ा लक्ष्य जो है, भाई भारत को विकसित भारत बनाना है, तेजी से विकास लाना है, तेजी से पॉवर्टी को हटाना है, ये सारे जब बड़े चीजें जो उनके रिकॉर्ड में जाएगा। देखिए मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी सरकार हो, मिलीजुली सरकार हो, इतिहास में तो वो मोदी जी की तीसरी सरकार हो, बिल्कुल, तो ये वो उसी तरह ही कल ही जब लास्ट कैबिनेट की जो दूसरी सरकार की लास्ट कैबिनेट मीटिंग में मोदी जी इसी तरह बताया, देखिए हमने 10 साल में काफी चीजें प्राप्त की, काफी सफलता प्राप्त की है, काफी चीजें अच्छे छोड़ के हम तीसरी ईयर पे जा रहे हैं। तो एक प्रकार से उनमें कॉन्फिडेंस दोबारा भी आ चुका है, और मंत्रियों को भी मतलब एक प्रकार से ही वांट्स देम टू फील, भाई देखे ऐसा मत सोचिए कि हम कोई, मतलब हमें कोई बड़ा डैमेज हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे लिए चीजें बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, लेकिन ये भी हमारे काबिलियत को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, तब इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू के मन में या नीतीश कुमार के माइंड में ऐसा कोई संदेह नहीं है जो मोदी जी उनसे कंसल्ट ना करके या एक वन साइडेड करेंगे, क्योंकि जितने मोदी जी अवेयर है सिचुएशन को, उतने ही ये लोग भी अवेयर है अपनी कंपल्शंस और प्राइम मिनिस्टर की कंपल्शंस, और क्योंकि पहले रह चुके हैं मिलीजुली सरकार में वाजपेयी जी की भी, तो वो जी, जानते हैं भाई किस तरह डिसीजन लिया जाता है। और सरकार में कई डिसीजन पीएम की प्रेरोगेटिव है, उसमें आप हर बात को आप नहीं कह सकता भाई कैबिनेट में ले आओ तो डिस्कस करो। पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी डिसीजन, मेजर पॉलिसी डिसीजन कर सकते हैं। हाँ अवश्य, आज हम देख रहे थे दिन भर जेडीयू के बड़े सीनियर नेता एक स्पोक्स पर्सन करके दिल्ली में हमेशा बड़े मीडिया को बाइट्स देने में तो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, हमारी बिल्कुल, आदरणीय श्री केसी त्यागी जी ने आज उन्होंने क्या बताया, भाई यूसी में कई बातें रखनी शुरू कर दी, जैसे यूसीसी को लेकर, अग्निवीर जी, स्कीम को लेकर,
इसमें क्या करना है, उसमें क्या, तो अब क्या हो गया है नीरज जी, पहले इस तरह की कभी कोई बात नहीं थी भाई, कैबिनेट डिसीजन लिया उसके बाद चर्चा। अब क्या होगा कि नया सिस्टम में जो घटक दल हैं वो अपनी बातें कभी पब्लिक में भी रखेंगे। जी, और रोक भी नहीं पाएंगे। खैर, बीजेपी तो अपने जो इनके सांसद थे, पूर्व सांसद थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको भी नहीं रोक पाई। और बहुत बड़ा रीजन उनको माना जा रहा है, जिन्होंने एक मुद्दे की शुरुआत कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, इनके कहने के बाद ही तो सब कुछ हुआ। किसी और ने तो सुरसुरी छोड़ी नहीं। सुरसुरी तो बीजेपी के नेता नहीं छोड़ी, जिसमें हमारे फैजाबाद वाले भाई साहब जो अभी हार गए अयोध्या सीट से, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले वही थे, या उसके पहले शायद कर्नाटका से थे कोई एमपी। कर्नाटक से आनंद कुमार हेगड़े, जी। और उसके बाद ये फैजाबाद वाले भाई साहब थे। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, तभी जी उनको हटाया जी गया जी था जी क्योंकि विवादित बयानबाजी में उनका बड़ा रुचि है। जी। तो तो अपने अपने लोगों को तो संभाल नहीं पाते, अब पार्टनर्स को क्या संभालेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा नहीं, जितना तूल दिया जा रहा है कि ऐसे चल पाएगी सरकार, ऐसे नहीं चल पाएगी, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। मुझे मेरे हिसाब से सर बहुत ही फार फेच्ड है। इस बीच मैं 2014 की एक कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि जब आपको मालूम होगा, सबसे पहले तो 2013 में जब मोदी जी का अपॉइंटमेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए कि ये प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होंगे, उस टाइम पे सबसे पहले हुआ कि ओहो मोदी आ गया, अब तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। मैं एक दूसरे तबके की एक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। दिखने लगा कि हवा बन गई है, अब शायद जीतने वाले हैं। तो ये मुद्दा उठने लगा कि अगर 272 नहीं आया और उससे 4-5 सीटें भी बीजेपी को कम हो गई, तो एनडीए के जो घटक दल है वो मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। सर आज तो 240 है, 40-41 है, 240-41 में भी वही घटक दल जो मोदी का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, नीतीश कुमार की हिस्ट्री आपको मालूम है, हमारे दर्शकों को भी मालूम है, मोदी के साथ एक स्टेज शेयर करना नहीं चाहते थे, अब जाकर के उसके साथ बैठ करके काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बर्नौल चाहिए होगा मेरे ख्याल से इकोसिस्टम को, अगर उनको 2014 की बात याद दिलाएं तो। लेकिन सर छोड़िए, अभी हमारा काम छींटाकशी करना नहीं है। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हर जो भी गठबंधन की सरकार होती है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलती है। आप हमारे दर्शकों को बताइए सर कि इस सरकार का, इस गठबंधन सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होने वाला है। देखिए, पहली बात ये चली कि भाई ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मतलब जो बीजेपी मैनिफेस्टो से अलग हो। लेकिन ताजा जो मेरी जानकारी मेरे पास ये है, प्रधानमंत्री उसके पक्ष में नहीं है, कोई अलग से बनने की जरूरत नहीं है। और उनका स्टैंडर्ड रिप्लाई मैं सुन रहा हूँ इस मामले में, भाई हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। जी तो मुझे नहीं लगता कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की दिशा में कोई एफर्ट शुरू हो रही है, क्योंकि यही चलेगा। और सरकार के जो एक एक जो फैसले होंगे उस पर कुछ जिसपे कैबिनेट अप्रूवल चाहिए वो अप्रूवल समय में ही डिस्कशन हो जाएगा। हो सकता है एक एनडीए कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन किया जाए और नीतीश जी को कन्वीनर बनाया जाए। जी जी अगर जी नीतीश भी नहीं बनेंगे नहीं तो इनको कन्वीनर बनाया जाए, चंद्रबाबू नायडू को। जी इनमें इन दोनों से किसी को कन्वीनर बनाएंगे। और जी दूसरी जो हो रही है, आप देख रहे हैं कि एक एक जो जितने इंडिपेंडेंट एमपीज हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उनकी भी समर्थन लेने की कोशिश हो रही है, ताकि जो अभी जो 290 की बात है उससे और ज्यादा ले जाने की, जो जी कंफर्ट जी जोन को बढ़ाने के लिए, कुशन के लिए। जी। हाँ सर, ये एनडीए प्लस की बात होने लगी है अब। और मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोग, बात काफी एडवांस स्टेज पे है और मेरे ख्याल से ये चीज आगे बढ़ेगी। लेकिन सर आपने पहले सवाल के जवाब में कुछ मलाईदार मंत्रालयों की बात की थी, जिस पर लोगों की नजर है। अब मोदी हमेशा कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब वो क्या करेंगे? या तो फिर इस तरीके का आदमी चुनेंगे जो कि खाने खिलाने में विश्वास नहीं रखता है, या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, होगा क्या? ये करप्शन वाली जो चीज है, इसको कैसे वो मैनेज करेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो उस समय मलाईदार की बात थी, उस समय मिनिस्टर्स की एकदम ऑटोनोमस फंक्शनिंग की एक व्यवस्था थी। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द मिनिस्टर ज्यादा था उस समय। और मैं मानता हूँ 10 साल में इंडिविजुअल मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज की डिस्क्रिशनरी पावर्स काफी कम हो चुकी है। आप मंत्रालय लेकर एक अपनी पॉलिसी इनिशिएटिव्स की नए शुरू की बात कर सकते हैं, लेकिन मलाई खोजेंगे तो खोजते रह जाएंगे। तो तो इसका मतलब अभी ये जो है जैसे। सिस्टम जो है काफी बदल, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत कम हो गया है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के लिए। जी तो मुझे तो कहीं
नहीं दिखाई दे रहा है और सबको बड़े फैट कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि जी तेरा स्कोप तो नहीं मिलेगा। जी, हम अपने दर्शकों को भी समझा दें कि 2014 और 2019 में भी जो भी एनडीए के पार्टनर थे, उनको कोई ना कोई कहीं न कहीं मंत्रालय मिला हुआ। छोटा हो, बड़ा हो, मलाईदार हो, नहीं हो, काम करने वाला हो या आराम करने वाला हो, ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 2014 और 2019 में भी दोनों 10 साल के बीच में कोई करप्शन के चार्जेज़ अभी तक आए नहीं है और अगर कोई ये इस तरीके की अटकलें लगा रहा है कि आगे शायद सब कुछ बेलगाम हो जाएगा, ये सही नहीं होगा क्योंकि पीएमओ और पीएम का जो कंट्रोल रहता है सारे मिनिस्टर और मिनिस्ट्री और सबके फंक्शनिंग पे, वो इस लेवल का है कि उस लेवल के सामने उसके अंदर से अंडर द कारपेट कुछ भी पास करना बहुत मुश्किल है। गलत कह रहा हूँ सर? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं क्योंकि इतना सुपरविजन होता है पीएमओ का जी, मोदी जी के डिस्पेंसेशन में। जी। मुझे लगता नहीं है कि ये जो बीते हुए दिन की बड़े याद आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी बन सकता है। बिल्कुल। सर दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है राहुल गांधी का अभी-अभी किया हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने एक बहुत ही आइकॉनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाली है। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर उन्होंने कहा है कि देश का सबसे बड़ा अब तक के समय का सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला हुआ और वो तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। उसपे उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मीडिया पोलस्टर्स, एग्जिट पोल करने वाले सबके ऊपर एक जेपीसी जांच की मांग की है। इस पर सर आपकी एक कमेंट्री, फिर हम बात करेंगे कि ये मांग कितनी जायज है और ये कॉन्स्पिरेसी हमारे पल्ले पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए, फिर ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ इसके पीछे 2 चीज़ें अभी भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। मतलब जो डैमेज इनको करना था ये अपने आप में इनकी सफलता है कि मोदी जी के लिए जो इस तरह एनडीए की संख्या, बीजेपी की संख्या कम हुई, ज़्यादा क्रेडिट तो राहुल जी ले सकते हैं, लेजिटिमेटली ले सकते हैं, भई हमने इनकी खिलाफ अच्छी कैंपेन की है जिसकी वजह से बीजेपी की हालत हुई है। मेजॉरिटी अपने बल पे नहीं हुई। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि इनकी गुस्सा मीडिया पे भी है, क्योंकि आपने एग्जिट पोल किया, एग्जिट पोल में हमें नीचे दिखाया, उनको दिखाया, उससे आप फायदा लिए और ये बात भी उनकी एक बार-बार कष्ट दे रहे हैं। और तीसरी बात मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कष्ट उनका है जो कि भाई इतना मैं मेहनत करने के बाद भी मोदी जी वापस पीएम है। देखिए वो उनके लिए अभी भी इस आइस हो भाई हमने इतना कैंपेन किया सही ठीक है हमने सोचा उसके लिए लेकिन कम से कम अगर वो वापस ना आते क्योंकि बीच में ये डिग्रीज था डिग्रीज ऑफ टॉलरेंस पहले तो मोदी जी नहीं आना बीजेपी नहीं आना ठीक है बीजेपी भी आदेश दीजिए लेकिन मोदी जी नहीं आना अब क्या हुआ मोदी जी भी वापस आ गए और बीजेपी भी सत्ता में है नए साथियों से साथ नए साथियों के साथ अब क्या है कि अभी फर्क क्या है क्या बदला है क्योंकि जैसे सरकार चालू हो जाएगी फिर लोग इतनी याद नहीं रखेंगे कि ये सरकार एनडीए के बल पे है कि अपने बल से कम है ये देखिए टेक्निकलिटी तो मुझे लगता है राहुल जी को वो ये लग रहा है कि भाई मेरा काम खत्म नहीं हुआ तो मुझे और भी लग के करना है सो उसमें उनको अभी फिर वही नजर आता है कि जिस नेक्सस के कारण मेरी पार्टी कमजोर हुई और सफलता हमारी पार्टी के लिए इल्यूड होती रही वो चीजें बरकरार है अभी तो फिर वही वो बड़े नेक्सस एक ये करके भाई एग्जिट पोल में कितना 30 करोड़ लाख की बात है यानी 30 लाख करोड़ की बात हो रही है जी अब 30 लाख करोड़ क्या है मैग्नीट्यूड राहुल जी समझ पा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन इतना ये लगा के अब ये क्या हो गया एक ऐसे एलिगेशन हो गया है क्योंकि आप मीडिया को भी लपेट रहे हैं तो क्या जो मीडिया ने एग्जिट पोल कमीशन के बड़े बड़े मीडिया एक एक करके नाम कीजिए सब बड़े मीडिया बड़े प्रोफेशनल चैनल्स हैं अगर क्या एग्जिट पोल केवल इसलिए करवाए केवल पैसे खुद बनाने के लिए और जो एग्जिट पोल वाले वो बनाने के लिए या जो बेटिंग वेटिंग करते हैं इलेक्शन को लेकर उनको पैसा मतलब उनकी देखिए ये मुझे नहीं लगता है और प्रधानमंत्री क्यों ऐसे बोले या केहोचम बोले बड़ा सिंपल था उनका उस समय ईमानदारी से मैं मानता हूं कि उनके पास वो फीडबैक था भाई हम अच्छे कर रहे हैं जी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है उससे पहले भी इंडिकेटर्स वही था
तो इसको लेकर ये करना भाई इतनी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ सम पीपल शुड मेक मनी, इसलिए बोल दिया, ये मुझे नहीं लगता लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं उनको और ज्यादा पता है कि किस कारण क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे मोदी जी की वापसी का, और उसका सेंटिमेंट क्यों ये हुआ, और क्यों जैसे एग्जिट पोल के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों आए वापस मार्केट में, खरीदना क्यों शुरू किया, जी ये सारी चीजें हैं इसमें। जी सर, जो जितना कुछ समझ पाया इस लिमिटेड बुद्धि से, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने, इनफैक्ट सबसे पहले तो हम क्रोनोलॉजी पे आते हैं। केजरीवाल जेल जाने वाले दिन ही लोगों को चेता करके गए कि देखो जी, ऐसे शेयर मार्केट जाएगा ऊपर, और एग्जिट पोल की वजह से ऊपर गया है और उसके बाद नीचे आ जाएगा जैसे ही ये सरकार हारेगी। ठीक हो गया, पहले यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद एग्जिट पोल के नेक्स्ट डे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से बदतमीजी की, गालियां दी, और उनकी भाषा और उनका जो आवेश था उसको देख करके लग रहा था कि एक्चुअल में जो घमंडिया गठबंधन बोला जाता है इनको, वो घमंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घमंडी नेता हैं, थे और शायद रहेंगे। ये एक बार ऑलरेडी लपेटे जा चुके हैं पीएम के ऊपर कोई गलत कमेंट करने के चक्कर में। तो ये तो रही छोटी सी हिस्ट्री। उसके बाद आपने बताया था मुझे इस शो के चालू होने से पहले कि सुप्रिया श्रीनेत का भी ये थ्योरी है। सो ये थ्योरी काफी पहले से चलती आ रही है, तकरीबन 4-5 दिन से चलती आ रही है। आज जाकर के राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल उठाते हैं। सवाल उठाना काम है, कॉन्स्पिरेसी फेंकना, सवाल फेंकना। अब देखिए सर, एक छोटी सी बात और, इन्होंने क्रोनोलॉजी बताई कि 3 तारीख को फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर के सडनली बाइंग करते हैं और उससे शेयर बाजार ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि सरकार 4 तारीख को जैसे ही उम्मीद खत्म होती है, मतलब रिजल्ट लोगों के हिसाब से नहीं आता है, तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाता है। इतनी बुरी तरीके से शेयर बाजार कभी नहीं गिरा। अब मुझे एक बात बताइए सर, और उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा निकाल करके चले गए 4 तारीख को। मुझे जो समझ में आता है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ। हमारे ऑफिस के ही तकरीबन 5-6 लोगों ने 4 तारीख को शेयर गिरने के बाद जैसे ही शाम को 3:30 बजे से पहले सबने, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 रुपए लगा करके गिरे हुए दाम पे शेयर खरीदे। अब पैसा डूबा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और तकलीफ राहुल गांधी को हो रही है। सर ये कैसा लॉजिक है? मतलब जांच मोदी और अमित शाह पे और निर्मला सीतारमन पे बैठनी चाहिए या राहुल गांधी पे बैठनी चाहिए? सही बात है, सही बात है। ये मार्केट डायनेमिक्स बिना समझे मुझे लगता है कई बड़े आरोप लगा रहे हैं राहुल जी। नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं किसका क्या लॉस हुआ, लेकिन जो चीज इन्होंने ही अभी अभी बोला है, और अभी अभी हमारे पास ज्यादा स्टडी करने का टाइम भी नहीं है, जो इनिशियल इंप्रेशन गया है वो इनिशियल इंप्रेशन यही गया है कि पैसे कमाए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और तकलीफ राहुल गांधी को हो रही है। सवाल इसलिए अब ये जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक क्लासिक केस हो सकता है फुट एंड माउथ डिजीज का भी। सर आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, देखिए राहुल जी पहले से ज्यादा जोश में आगे लग जाए, ये बड़ा क्लियर है। उनको लगता है कि भाई जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं वो रास्ता सही रास्ता है, जो मिलना चाहिए एक तो बड़ा मिल गया, नुकसान तो पहुंचा दिया, और उनकी मुझे लगता है लक्ष्य प्राप्त तभी होगी जब मोदी जी ना रहेंगे प्रधानमंत्री। तो वो वाला अभी फिर उनकी भी राहुल 3.0 शुरू हो गया है। सो राहुल 3.0 का यही रहेगा। अब जाके फिर हर बात पर वो स्कैम दिखाई देगा, हर बात पर लगेगा कि भाई जेपीसी होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी चार्जेस पे कोई ये भी नहीं आएगा, कोई मतलब प्रतिक्रिया भी सरकार या प्राइम मिनिस्टर या एचएम चाहेंगे, इस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें? सर पहले 11x5 थे, अब 11x9 हो गए, मतलब कि 5 से 9 हो गए, सॉरी 55 से 99 हो गए। अब तो मेरे ख्याल से डबल पावर तो नहीं है, क्लोज टू डबल पावर है। तो अब तो और ज्यादा जोर से जेपीसी की मांग की जाएगी, या इस तरीके के कई सारे मुद्दों को उठा करके और ज्यादा हंगामा करने की। इनफैक्ट शो की शुरुआत में ही कहा था मैंने कि इतना ज्यादा जो एक डबल पावर हुई है इनकी, वो डबल पावर से तो और भी ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जो अब तक किसी तरीके से धक्का धुक्की करके और थोड़ा इनको किनारे करके मोदी बिल भी पास करवा लेते थे, अब तो उनके लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं। चने चबाने वाले हैं वो क्या? नहीं, चना कौन चबाएगा तो देखने वाली बात है, लेकिन ये डिफिकल्ट पीरियड। देखिए पहले पीरियड जब मेजोरिटी भी था तब भी आसान नहीं था,
तब भी सरकार के लिए दिक्कतें थी, लेकिन राहुल के लिए देखिए लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब कम नहीं होगा, बढ़ गया, क्योंकि सरकार तो जारी है, सरकार जारी है और पीएम का बड़ा क्लियर है, बड़े फैसले लिए जाएंगे। कोalition सरकार, मिलीजुली सरकार बड़े फैसले ले सकते हैं। एक उदाहरण नरसिम्हा राव पीरियड का था, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसी पीरियड में आए। बट एक चीज मैं नीरज जी, मैं एक चेतावनी के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, हर स्ट्रेटजी हर समय काम नहीं करता रहेगा कि आप उसी का, क्योंकि हर चीज का एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती है, तो उसी आप एम्प्लॉय करते जाओ, उसकी रिटर्न्स कम हो जाएगा। तो मुझे अभी तो लगता है कि ठीक है, अब एक बड़े अलर्ट ऑपोजिशन हमें मिला है, वो भी अच्छी बात है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, अलर्ट है, क्रिटिकल है, कई अनुभवी नेता है विपक्ष में, सरकार चलाए और मलाई की सर एक चीज और इसमें जोड़ दीजिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला विपक्ष वही है। और सरकार में कहाँ मलाई है, कौन मलाई ले जा रहा है, कौन मलाई लेके भाग गया, ये सारी चीजें पर उनकी काफी अनुभवी है, मतलब नॉलेज है। अब सवाल आता है कि भाई ये सब करके भी देखे एक्चुअल फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव आ रहे हैं कुछ महीनों में, फिर वही इलेक्शन मोड में इन 3 राज्यों में, और महाराष्ट्र में कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपके महाविकास अघाड़ी में हो रहा है काफी डेवलपमेंट्स, काफी एनडीए में हो रहा है, महायुक्ति इनकी। तो अभी पॉलिटिकली चैलेंजेस आएगा, लेकिन जैसे शपथ हो जाता है, पोर्टफोलियोज बांटे जाते हैं, फिर हमें एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन क्या रणनीति तय करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, इतना ही कह सकते हैं। एक दर्शक ने कमेंट किया था, टकाटक खटाखट ब्लफ वर्कड मोस्ट इन यूपी एंड कर्नाटका, मराठा वर्कड इन महाराष्ट्र फॉर इंडिया गठबंधन। मुझे लगता है वो कहने का उनका मतलब ये है, राजपूत एंड टकाटक टुगेदर वर्कड इन राजस्थान एंड ममताज विक्टिम कार्ड कपल्ड विद वोट बैंक वर्कड इन बंगाल फॉर इंडिया ब्लॉक। तो मेरे ख्याल से इन्हीं लाइंस पे हमने कल भी बात की थी और शायद यही बेसिक रीजन है मेरे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी या तो पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, इनफैक्ट बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं, बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं कि केवल हिंदुत्व के बेस पे या बेसिस पे कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता, ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन मेरे ख्याल से जो पार्टी जिस तरीके से जो टेम्परामेंट रहती है, जो आज 75 साल से बीजेपी का टेम्परामेंट है और आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अगर कोई बोले कि ये छोड़ करके इधर से उधर हो जाए, आइडियोलॉजी छोड़ने पे दिक्कत होती है, पकड़े रहने पे दिक्कत नहीं होती। गलत कह रहा हूं सर? सही बात कर, सही और बात। किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, किसी तरीके का अपना पीठ थपथपाना, आपको यकीन नहीं होगा कि कांग्रेस के हैंडल से, या यूं कहें कि कांग्रेस सपोर्टर्स के हैंडल से इतनी फेक न्यूज, हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब डिवाइड करो और रूल करो वाली चल रही है अभी, और ये मैन्युफैक्चर हो रही है, कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चर हो रही है, और वो हमारी आंखों के सामने आता है। ट्विटर पे खास करके, एक्स पे ये सब ज्यादा बवाल चल रहा है। बहरहाल अपने दर्शकों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो हो रहा है उसको देख, उसके पीछे जाने की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाने की कोशिश मत करो। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑलरेडी एक देश के सबसे बड़े पार्टी को हर्ट कर चुकी है, और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। शिखर जी, हम इस पर ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं कि किस तरीके से सप्रेशन किया गया एक पक्ष को, और एक पक्ष को बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ये सब चीजें लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। बार बार कहूंगा, चुनाव से पहले भी मैं कह रहा था कि वोट देने जाएं तो रिसर्च करके जाएं। आज भी अगर आपके सामने कुछ भी स्टोरी, कुछ भी फीड, कुछ भी वीडियो आता है, उस पर आंख मूंद करके भरोसा न करें, उसकी जांच पड़ताल करें। यही एक जागरूक जनता का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी। हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष कमेंट्री लेकर के। धन्यवाद। धन्यवाद।